जय लाए हिंदी सब आज हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी पढ़ना है। रात में ग्रुप पर एक मैं क्वेश्चन भेजे थे ना, क्या भेजे थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि एकांकी है? तो क्या है? निबंध है एक प्रकार का। क्या है? चलो हिंदी अध्याय फर्स्ट, लेसन का नाम क्या है? भोर ही तो दोनों के गर्मी लग रहा है ना। आएगो कहाँ है? वह कौन सी हुआ? रहने दो। भोरी लेसन का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेसन का नाम है बाबा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जिनका लेखक कौन है? लेखक कौन है? लेखक कौन है? लेखक कौन है? डॉक्टर चलिए लेसन का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेसन का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हेडिंग समझ गए? चैप्टर क्या हो गया? मेन चैप्टर में, लेसन शीर्षक में है, लेसन के नाम में है। तो चैप्टर का नाम हुआ श्रम विभाजन। श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा। किसका बंटवारा? कार्य का बंटवारा, काम का बंटवारा, वर्ग का बंटवारा।
और जाति प्रथा, और क्या है? जाति प्रथा। और क्या है? जाति प्रथा। कौन सी प्रथा? जाति प्रथा। एक दूसरे का वो ये अपोजिट है, उल्टा है, पूरक है। क्या है? यानी कि श्रम विभाजन ही है, श्रम विभाजन ही है, काम का बंटवारा ही है जो जाति प्रथा का रूप लिया हुआ है। काम का बंटवारा ही है जो क्या? जो जाति प्रथा का रूप लिया हुआ है। ये जाति प्रथा का क्या लिया हुआ? रूप लिया हुआ है। जाति प्रथा का क्या लिया हुआ है? रूप लिया हुआ है। यानी सबसे बड़ा, यानी कि या तो जाति प्रथा बाद में आया, यानी कि श्रम विभाजन में, काम के बंटवारा में, काम के आधार पर लोगों को जात बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जात। काम के आधार पर लोगों को अलग अलग कैटेगरी में, जैसे सोना बनाएगा तो सोनार कहलाएगा, लोहा रहेगा तो लोहार, तो उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार यानी काम के आधार पर, वर्ग के आधार पर, कार्य के आधार पर लोगों को कास्ट में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड कर दिया? कास्ट में। कास्ट में बंटवारा कर दिया। किसके आधार पर? वर्ग के आधार पर, काम के आधार पर। किसके आधार पर? काम के आधार पर। लेकिन उस समय तक ठीक था, लेकिन आगे चलकर ये धीरे धीरे बहुत बड़ा क्या लेने लगा? बहुत बड़ा। जो जिस समय ये विभाजन हुआ होगा उस समय ठीक होगा, लेकिन आज समझिए जैसे सोनार मतलब सोना बनाने वाला, और वो बनना चाहता है, देखो, और पहले से उनका काम का निर्धारित हो जाता है, पहले से ही काम का क्या हो जाता है? निर्धारित हो जाता है। अगर जैसे क्या बोले, सोनार का बेटा, मान लीजिए सोनार का बेटा आने वाला समय में वो नहीं चाहेगा कि हम सोनार बने, हमें भी क्या लगे? नौकरी लगे, क्या लगे? लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह पहले से ही वह काम के आधार पर जाति का बंटवारा कर दिया है कि इसका पीढ़ी आने वाला जनरेशन है जो अगर सोनार का बेटा तो ये सोना ही बनाएगा, नौकरी नहीं करेगा, या जो भी हो। तो काम के आधार पर क्या कर दिया है? जाति का बंटवारा। किसका बंटवारा कर दिया है? लेकिन यह आज के समय में, आज के डेट में बहुत ही खतरनाक है। क्या है? बहुत ही क्या है? खतरनाक है। लोगों को अपने रुचि के आधार पर, अपने रुचि के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के आधार पर उस वर्ग को काम करने से रोकता है। कौन? जाति प्रथा। कौन रोकता है? हम भी पूजा करवावे के मन है, हमको भी पूजा करवावे के मन है, लेकिन कोई मानेंगे? है? ऐसा होना चाहिए जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास क्या है? नॉलेज है, वो अपने कार्य को कर सके, तो नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वह वो कास्ट में होगा तभी वो वर्क कर सकता है, ऐसा नहीं। बताइए गलत है कि नहीं? तो इसी को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने निबंध के माध्यम से 21वीं शताब्दी की युवा पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि आज ये जो जाति प्रथा बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही क्या है? खतरनाक है। हिंदी है, बोला हिंदी ला, ये दूगो आपके पास है, पीछे एक ही हुआ है। जब भी लेसन पढ़ेंगे तो दो तरह से पढ़ेंगे। कितना तरह से? दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे परिचय। पहला क्या पढ़ेंगे? परिचय। और दूसरा जो रहेगा लेसन उसमें रहेगा जो। तो मेरे साथ साथ चलेंगे। जिस प्रकार संस्कृत बना है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। हाँ, लेकिन साथ साथ चलना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा। बैठे रहने से और सुनने से कुछ उपाय नहीं याद होगा। जितना पूछेंगे जय बार बोलेंगे, जय बार आपको क्या करना पड़ेगा। तो हम पहले लेखक का जो भी हिंदी होगा तो पहले उसके बारे में परिचय पढ़ेंगे। लेखक का परिचय,
परिचय में मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, कहाँ तक पढ़ाई किए, कौन कौन सी कहानियां लिखे या कृतियां लिखे, बस खत्म। परिचय में बस इतना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उनका नाम, उनका नाम, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, कहाँ तक पढ़ाई किए, किस विषय से पढ़ाई किए, किस विषय से पढ़ाई किए और कहाँ तक पढ़ाई की, और कौन कौन सा लिखे हैं, कौन कौन सा कहानी लिखे हैं कि कविता लिखे, निबंध लिखे, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, परिचय। क्या होगा, परिचय। तो पहले इनका हम छोटा सा परिचय जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिचय। चलिए देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो पहला सवाल पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1800। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य। जन्म कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश में, एक दलित परिवार में। कौन सा परिवार में, एक दलित परिवार में। कौन सा परिवार में हुआ, दलित परिवार में। जितना लिखेंगे बोर्ड पर उतना आपके टारगेट बोर्ड में, टारगेट ऑब्जेक्टिव में क्या है, छपा हुआ। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल। चलिए, जन्म कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ, महू मध्य प्रदेश में। कौन सा परिवार में, दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा, चलिए परीक्षा पूछेगा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव, हाँ बोलिएगा तब बात होगा, ऐसे नहीं। डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव। मानव मुक्ति के पुरोधा, पूरा मानव, किसी एक कैटेगरी या किसी एक जात के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए समान वर्गीय। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा गया है, उत्थान करने में है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, पढ़े लिखे में से एक थे। उस समय इनके इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। अपने समय में इनके इतना पूरा भारत में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। नॉलेज से भी, ज्ञान से भी, डिग्री से भी। चलिए, अब भाषा से भी, संस्कृत भी बोल लेते थे, अंग्रेजी भी बोल लेते थे, हिंदी भी बोल लेते थे। मध्य प्रदेश के थे, वहां का भी भाषा, तो भाषा का भी अनेक ज्ञान था। हम सब खाली हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश, कम से कम इंग्लिश। तो भाषा के भी जानकार थे। आगे, प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 के बाद, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए, तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए, उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क। उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए, न्यूयॉर्क, अमेरिका। न्यूयॉर्क, 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 न्यूयॉर्क,
न्यूयॉर्क, किनके प्रोत्साहन पर? हाँ, उनको स्कॉलरशिप दिया गया, इनके द्वारा स्कॉलरशिप दिया गया। तो किनके द्वारा हुआ? बड़ौदा नरेश के द्वारा। किनके द्वारा? हाँ, किनके किनके प्रोत्साहन पर? किनके प्रोत्साहन पर? बोलिए, किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश। किनके प्रोत्साहन पर? किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी कि बड़ौदा नरेश वो इन्हें छोटा स्कॉलरशिप देते थे। क्या देते थे? स्कॉलरशिप माने पढ़ने के लिए पैसा। आप जाइए, हम पढ़ने के लिए देते हैं पैसा। तो बड़ौदा नरेश, कौन सा नरेश हुआ? बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश। चलिए, कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क अमेरिका। न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक प्रार्थनाएं प्रस्तुत किया। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसा, विधिवेता, अर्थशास्त्री भी है, समाजशास्त्री भी है, शिक्षाविद, धर्म दर्शन की व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। अपने देश में भी, अपना देश में भी क्या किए? कुछ समय तक वकालत की भी पढ़ाई, वकालत भी किए थे। समाज और राजनीतिक में विभेद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अछूतों और स्त्रियों, पूरा स्त्री के लिए, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के लिए 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। अपने लाइफ में, अपने जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए, उनको जीवन में सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा, 3 व्यक्ति को मानते हैं। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। परीक्षा पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और प्रथम गुरु किसे मानते हैं? महात्मा बुद्ध को, और द्वितीय कबीर को, और तृतीय ज्योतिबा फूले को। उनके लाइफ में सबसे बड़ा व्यक्तित्व को संभालने में 3 व्यक्ति को वह उनके अनुसार, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। पहला महात्मा बुद्ध, और दूसरा कबीर, और तीसरा ज्योतिबा फूले। तीसरा कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। चलिए, भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठा, समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा, भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव। भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए, निधन कब हो गया बुआ? दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हो गया? दिल्ली में। कहाँ हो गया? दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव बना। तो पहला पूछेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 में। जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ? महू, मध्य प्रदेश में। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। जिनके प्रोत्साहन पर जिनके प्रोत्साहन पर बड़ौदा नरेश के
बड़ौदा, हाँ, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? नीतू कहाँ है? जाओ देखो तो, भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और निधन कब हो गया? 1956 में। कहाँ हो गया? हुआ दिल्ली में। हद हो गया इतना, पूछ ले, बता दीजिएगा। हद हो गया ना? एक बार बोलिए फिर से। हुआ। चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? कौन सा परिवार में? कौन सा परिवार में? दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। छोटा छोटा ये मतलब स्कॉलरशिप देते थे। क्या देते थे? इसके कारण वो गए पढ़ने के लिए। चलिए अगला, 3 प्रेरक व्यक्ति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? चलिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हो गया? 1956 ईस्वी, दिल्ली में। 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी। आज हो गया ना? चलिए आगे, पैराग्राफ चेंज। बाबा साहेब ने अपने पुस्तकें लिखी है, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। द कस्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कस्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। परीक्षा में पूछेगा द कस्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? कौन है? जाति का बंटवारा। चलो, के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? द कास्टस इन इंडिया, द कास्टस इन देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव। द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? देखिए, इनकी प्रमुख रचना है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव। द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स के लेखक कौन है? द अनटचेबल्स के लेखक कौन है? द अनटचेबल्स के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हु आर दे के लेखक कौन है? नहीं पूछेगा। हु आर सुद्राज, हु आर सुद्राज के लेखक कौन है? 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 बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? जितना लिख रहे हैं इंपोर्टेंट लिख रहे हैं, सब कुछ है उसमें, सब नहीं लिख रहे हैं छोड़ छोड़ के। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? एकदम थक गया बोल रही है। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फास्टेस्ट एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू डिमांड, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पर पूछेगा ये वाला, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? और जो हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी से एक छोटा सा टुकड़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भाषण देना था, लेकिन लोगों ने भाषण नहीं देने दिया। इतना रेडिकल था कि ये भाषण सुनने वाला, उस समय सुनने वाला ही कोई नहीं था। सही को सही बोलने वाले थे, और सही को सुनने में उतना हिम्मत नहीं था उन समय के लोगों में। आखिर जाति प्रथा क्या, इसके पीछे क्या कारण है? तो उस समय कोई नहीं सुनने वाला था सही को। तो वो उसका ही एक छोटा सा अंश है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। परीक्षा में पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। चलिए, हिंदी में उनका संपूर्ण बाढ़ भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण बाढ़ नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितना खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितना खंडों में? हिंदी में उनका संपूर्ण बाढ़ में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? चलिए, इनकी रचना इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही जो लिखे बोर्ड पर, और सब है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। फिर से एक बार बोल दीजिए बुआ, फिर से एक बार बोल दीजिए। चलिए, पहला है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? और सब सब्जेक्ट में बोल रहे थे 90% बनेगा ना, यहाँ पर 100 के 100 बनेगा, लेकिन साथ चलना पड़ेगा, एक को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर 50 क्वेश्चन है पहला चैप्टर में, तो 50 के 50 बनेगा हिंदी और संस्कृत में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं, उसमें 90% बनेगा। इसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 बनेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा इधर। चलिए, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? की रचना है, रचना मतलब लेख। कौन कौन लेख लिखे? पुस्तकें लिखे। तब द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक द अनटचेबल्स के लेखक हु आर सुद्राज के लेखक बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनका संपूर्ण बाढ़ में कितने खंडों प्रकाशित हो चुका है? हाँ, अच्छा पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संपूर्ण बाढ़ में कितना खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितना खंडों में? 21 खंडों में। कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितना खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। दूसरा पैराग्राफ भी खत्म। एक बार फिर पुनः बोलते चलिए। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल। जन्म कहाँ हुआ? वही मध्य प्रदेश में। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में। कौन सा परिवार में? दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्राथमिक शिक्षा के बाद प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क।
किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसने प्रोत्साहन दिया कि आप पढ़िए? तो बड़ौदा नरेश। कौन सा नरेश? बड़ौदा नरेश। स्कॉलरशिप दिया करते थे छोटे छोटे स्तर पर, मतलब तो ऐसे करके बड़ौदा नरेश। कौन प्रोत्साहन किए थे? बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने लाइफ में, अपने जीवन में 3 गुरु किनको किनको बनाते हैं? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? चलिए, इनका निधन कब हो गया? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी। कहाँ हो गया? दिल्ली में। कहाँ हो गया? दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की संपूर्ण बाढ़ में कितने खंडों में प्रकाशित है? इस खंडों। प्रमुख रचना पहला, द कास्टस इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक। द कास्टस इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक। अनटचेबल्स के लेखक। अनटचेबल्स के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हु आर सुद्राज के लेखक। हु आर सुद्राज के लेखक। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जितना बोर्ड पर लिखा है सब टारगेट में छपा हुआ है। तीसरा पैराग्राफ में है, तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हुए देखिए, यह प्रस्तुत पाठ, प्रस्तुत मतलब इस पाठ में, यह पाठ में, यह लेसन में, यह अध्याय में पाठ बाबा साहब की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। किसका है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्हें भाषण देने वाले थे, लेकिन उस समय के लोगों में इतना हिम्मत नहीं था, बैठने की हिम्मत नहीं था कि इतना भाषण कोई सुन सके। भाषण देने वाले थे कि आखिर जाति क्यों है इसके पीछे, इसके पीछे क्या कारण है? जाति का बंटवारा है, श्रम विभाग काम का बंटवारा है, इसके पीछे कौन कौन सा ऐसा फैक्ट है? लेकिन उन समय के लोगों में सुनने का किसी में हिम्मत नहीं था, भाषण देने ही नहीं दिया इनको। वह उनका ही है। यह परीक्षा में पूछेगा कि श्रम विभाग में जाति प्रथा किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। किससे लिया गया है? हाँ, ये पुस्तक मिलता है, जितना भी सब पुस्तक है इनका हम लाएंगे, इला पुस्तक लाएंगे, वो लाएंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये वाला, और दूसरा हु आर सुद्राज, ये दोनों लाएंगे। टाइम मिला अभी तो अपन सिलेबस से छूटे नहीं, लेकिन पढ़ेंगे। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर सुद्राज, ये दोनों। चलो अब सुनिए, यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। चलो तो परीक्षा पूछेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? वो हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? ललाई सिंह यादव। हिंदी में रूपांतरित जाति भेदभाव का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अधिनिच्छ भाषण के रूप पर तैयार किया गया था, परंतु भाषण देने दिया नहीं दिया गया, यह तैयार किया गया था। तो जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति, यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 में देने वाले थे। कब देने वाले थे? जाति पाति तोड़क मंडल पर भाषण देने वाले थे। जाति पाति तोड़क मंडल
तोड़क मंडल, तोड़क मंडल, तोड़क मंडल कहाँ हुआ? लाहौर में। कब कब कब? 1936 ईस्वी में। 1900 अधिच्छय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया इसलिए कि उस समय के लोगों में इस भाषण को सुनने का वह हिम्मत ही नहीं था, इसके पीछे सत्य को जानने का हिम्मत ही नहीं था। अगर जान लेता तो पहले ही कास्टिज्म खत्म हो जाता, इसके पीछे का उस पर अगर काम किया जाता था, लेकिन उस समय के लोगों में हिम्मत नहीं था इस भाषण को सुनने के लिए, बैठने के लिए। चलिए, स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्रता प्रस्तुत का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन, काम का बंटवारा, बर का बंटवारा के नाम से मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हुए जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, यानी जाति प्रथा है विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक सम्भ्रात विधिवेता के दृष्टिकोण उभार सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों यानी आज की युवा पीढ़ी, आज के जनरेशन के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद होगा, बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। क्या समझ गए? एक बार पुनः बोलिए, एक बार क्या कीजिए, फिर से बोलिए, बात तीन बार बोलिए। डॉक्टर भीमराव, हमारा उद्देश्य होता है पढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य होता है समझा तो अलगे बात है, लेकिन हमको यही पर याद, चाहे कोई भी हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश भी अगर पढ़ाएंगे तो यही पर याद करवा के, अगर पढ़ावे का रहता तो तुरंत खत्म। लेकिन समझाने के साथ साथ हमको रहता उद्देश्य याद करवाना, क्योंकि इतना जो पढ़ता बउआ, इतना जो पढ़ता है 75% याद यही करवाते, खाली 25% होमवर्क में टाइम वेस्ट करता है याद करने में, बस उतनी में सिमटल रहता बच्चा, है ना। मैथ के होमवर्क में, खाली मैथ के होमवर्क में, किसमें, इसीलिए किसी को नहीं उतना आ रहा नंबर। अगर तनिक, अगर 2 घंटा 3 घंटा भी अगर बैठने लगा, बस जो हम सोच रहे हैं 2-3 साल से जरूर आ जाता, कोई पढ़वे नहीं करता घर में। अब देखो, आज से हम बोले हैं, टाइम टेबल लिखाए थे, अब कौन इस पर खड़े उतरते हैं। आप 10 दिन पढ़ के देखिए, आप अलग फील कीजिएगा, अलग ग्लूकोज आप में बनेगा, अलग तरह से एनर्जी मिलेगा। 10 दिन तुम करो, 10 दिन बस। अब प्रेशर में नहीं, प्रेशर से काम करेगा तो बउआ वो काम असफल होगा। प्रेम से कीजिए, प्रेम से, प्रेम से। किससे करना है? हाँ, जबरदस्ती अगर कोई किसी प्रेशर में कर रहे हैं तो बउआ वो आपको इंटरेस्ट पैदा नहीं कर सकता है। अगर हम बोल दिए जबरदस्ती आप करेंगे, जबरदस्ती झुकनी बढ़ रहा है, जबरदस्ती पढ़े, तो ये आपको याद होने वाला नहीं है। अपना अपना मन, अपना दिल से आवाज आना चाहिए, नहीं हमको नींद नहीं आ रहा है। टाइम टेबल लिखाए थे ना, क्या बजे से लिखाए थे? 1 से 3 क्या था? मैं 3 से 4 ऑब्जेक्टिव था, भुला गया तुरंत भर में रात में। 3 से 4 क्या था? ऑब्जेक्टिव। 4 से 5:30 भैया क्या लिखाए? तो साइंस, सोशल साइंस में जितना लिखाए बस उतनी, बायोलॉजी लिखाए है ना, सोशल साइंस में 2-3 क्वेश्चन लिखाए थे, बस उतना ही याद कीजिए। एक बार फिर बोलते चलिए,
सॉरी, यह एक प्रकार का हुआ निबंध है। यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है। यह एक प्रकार का क्या है? निबंध। बोलिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश में। कौन सा परिवार में? कौन सा परिवार में? मानव मुक्ति के प्रोधा किन्हें कहा जाता है? मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा अंग्रेज के प्रोत्साहन पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन है? ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत के संविधान निर्माता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का निधन कब हो गया? 1956 ईस्वी दिल्ली में। 1956 ईस्वी निधन कब हुआ? 1956 ईस्वी दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण बाढ़ में कितने खंडों में प्रकाशित है? 30 खंडों में। कितने खंडों में? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर कब देने वाले थे? 1936 में। कहाँ देने वाले थे? लाहौर में। अच्छा, चलिए ठीक है। अब रचना। द कास्टस इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक? इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक? एंड डेवलपमेंट के लेखक? एंड डेवलपमेंट के लेखक? द अनटचेबल्स के लेखक? द अनटचेबल्स के लेखक? हु आर सिद्धराज के लेखक? हु आर सिद्धराज के लेखक? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव। तो जाति प्रथा किसका रूप लिया हुआ है? श्रम विभाजन का। जाति प्रथा किसका रूप लिया हुआ है? जाति कारण ही किसका बंटवारा? काम का। वो जाति वही खाली काम करेंगे। समझ गए ना? तो वह जाति प्रथा किसका रूप लिया हुआ है? श्रम विभाजन का। किसका विभाजन का? वो है सोना बनावेला, तो उसका बेटा आने वाला समय सोना ही बनाएगा। तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। उसको इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा, उसको इंटरेस्ट दूसरा काम में रहेगा। तो बताइए गलत है कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि श्रम यानी जाति प्रथा है जो श्रम विभाजन का रूप लिया हुआ है। और जब तक जाति प्रथा रहेगा श्रम विभाजन ही रहेगा। हमें पूजा पाठ कराना है, लेकिन पूजा पाठ हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि उस कास्ट में नहीं है। होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसके पास नॉलेज है वो कोई भी वर्क कर सकता है। नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो माने कितना संस्कृत आ जाए, लेकिन आप पूजा नहीं करवा सकते हैं। देखे ना पंडित जी पूजा कराता है? और एक्स्ट्रा क्या रहता है? तो होना चाहिए ऐसा कि जिसके पास नॉलेज है कोई भी वर्क कर सके। नॉलेज के आधार पर। किसके आधार पर? लेकिन अभी क्या है? कास्ट के आधार पर है। किसके आधार पर है? हाँ, जाति के आधार पर है। चलिए अब हम लेसन की ओर प्रस्थान करते हैं, अग्रसर करते हैं। देखिए जहां जहां पढ़ेंगे एक एक लाइन लगे कि हाँ ये शब्द में दिक्कत है तो पूछना है
नहीं आएगा तो हम कल बता देंगे, आएगा तो अभी बता देंगे। बस एक बार और कर दीजिए वैसी। रतियला पानी है। चलिए समझिए, इतना याद हो गया, इसको मिटा दिया जाए? नहीं नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं, जो शब्द में दिक्कत हो, अगर नहीं आएगा तो फिर कल बता देंगे, आएगा तो बता देंगे। यह विडंबना है, यह विडंबना है। अभी बंद करो टारगेट, हम पूछेंगे सब, बंद करो। अभी पढ़ा रहे, इधर समझिए एक चीज, यह विडंबना है। विडंबना का अर्थ मतलब विडंबना का अर्थ उपहास, यानी कि हम जानते हैं कि ये क्या है, गलत है, तब पर भी वर्क को कर रहे हैं। क्या है? हम जानते हैं कि दहेज लेना क्या है, गलत है, लेकिन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। हम जानते हैं कि बाल विवाह वह गलत है, लेकिन हम तब पर भी बाल विवाह कर रहे हैं। 18 वर्ष से पहले ही कर रहे हैं, 15 वर्ष में कर रहे हैं, 14 वर्ष में कर रहे हैं। तो ये हमारी विडंबना की बात है। हम जानते हैं कि घूस लेना गलत है, लेकिन तब भर भी दरोगा जी ले रहे हैं, दरोगाइन जी ले रहे हैं। तो क्या है? विडंबना है। यह बात क्या है? विडंबना यानी सरकार हमें आते 5 साल के लिए आता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सपना दिलाता है, लेकिन वो करता नहीं है। यह विडंबना है। यह क्या है? हम इनको बताए थे कि ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, पूर्ण रूप से दे दिए थे 100%, लेकिन यह नहीं आया। यह क्या है? विडंबना है। यह क्या है? विडंबना की बात है। किसकी बात है? विडंबना। यानी जानते हुए भी गलत करना, जानते हुए भी गलत करना, तो यह बात क्या होगा? विडंबना की बात होगा। किसकी बात होगा? हाँ, तो आप भी शब्द कर सकते हैं, यह प्रयोग किया, विडंबना है। यह क्या है? विडंबना। क्या है? जानकर भी अनजान बनना, जानकर भी अनजान बनना, यह किसकी बात होगा? विडंबना की बात होगा। किसकी बात होगा? विडंबना की। तो यह विडंबना की बात है, यह विडंबना की बात है, यह उपहास की बात है। किस युग में, इस 21वीं शताब्दी में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उसको मतलब बढ़ावा देना, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जो भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, पोषकों की कमी नहीं है। इस पोषकों कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज, सभ्य समाज मतलब पढ़ा लिखा समाज, शिक्षित समाज, विद्वान समाज, ज्ञानी समाज, नॉलेजेबल समाज, तर्क के आधार पर सोचने वाला समाज, उसे बोलेंगे सभ्य समाज। कौन सा समाज? सभ्य समाज, यानी पढ़ा लिखा समाज, नॉलेजेबल समाज। लेकिन वही क्या बन रहा है, वही क्या बन रहा है, वही और बढ़ावा दे। देखिए कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। सब समाज ही, पढ़ा लिखा समाज ही श्रम विभाजन को बढ़ावा दे रहा है, जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। जाति प्रथा को क्या दे रहा है? और वही पढ़ा लिखा समाज ही श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को क्या मानता है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सब समाज ही नॉलेजेबल समाज है, उसके अंदर ज्ञान है, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग ही श्रम विभाजन को और जाति प्रथा को क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। किसका किसका रूप है? हाँ, तो परीक्षा पूछेगा जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन। जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? यानी जाति प्रथा का श्रम विभाजन, जो श्रम विभाजन रूप लिया हुआ है, किससे लिया हुआ है? किससे? जाति प्रथा से।
यानी श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? जाति प्रथा। श्रम विभाजन या जाति प्रथा का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, श्रम दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ। सही की गलत? यानी जाति प्रथा ही है जो वो काम करेगा। अगर उस जात में जन्म हुआ है तो वही जात गर्भ में जन्म होने से पहले ही गर्भावस्था में उसका निर्धारित हो जाता है कि आने वाला जो बेबी होगा ई वर्ग से रूबरू होगा, ये वर्ग काम करेगा। समझ गए ना? तो इसका पीछे कारण क्या है? जाति, कास्टलिज्म। कास्ट क्या है? क्या है? गर्भावस्था में ही रहने के दरमियान उसको निर्धारित हो जाता है कि आने वाला बच्चा है अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने भविष्य में ये काम से जुड़ेगा, ये काम करने वाला है। लोहार के बेटा है तो लोहार का ही काम करेगा, सोना है तो सुनार का ही काम करेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के आधार पर होना चाहिए। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। हाँ, श्रम विभाजन जो है, काम का बंटवारा है, सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन को व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करार देता है। अब देखो, यानी कि जाति प्रथा काम का बंटवारा ही नहीं करता है, बल्कि ऊंच नीच का एक खेमा भी ला देता है। कौन? जाति प्रथा। खास करके भारत में। कहां? भारत में। कहां? जाति प्रथा जो काम को बंटवारा तो करवे करता है, अब काम के आधार पर ऊंच नीच का खेल भी ला देता है कि उच्च वर्ग होगा, निम्न वर्ग होगा, ये करेगा, ये जंगल से बाहर रहेगा, तो ऊंच नीच का भेदभाव भी ला देता है। कौन? जाति प्रथा। काम का बंटवारा तो अलग बात है, काम का बंटवारा के साथ साथ यह ऊंच नीच का भी क्या ला देता है? करार दे देता है। कौन? जाति प्रथा। जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा देश में है जो ऐसा नहीं है, जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? जाति के आधार पर काम के बंटवारा के साथ साथ भेदभाव यानी ऊंच नीच का क्या आ जाता है? करार भी दे देता है। कौन? जाति प्रथा। जाति प्रथा। समझ गए? समझ गए? फिर से पढ़ते, शुरू से हुआ। यह विडंबना की बात है, यह उपहास की बात है। हम जानते हुए भी हमें अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, हम जानते हुए भी अपने समाज को धोखा दे रहे हैं पढ़े लिखे लोग। इस युग में जातिवाद के पोषकों कमी नहीं है, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों में कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता कि आधुनिक सब समाज यानी आज के पढ़े लिखे समाज कार्य कुशलता के लिए काम करने के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को क्या मानता है? यानी काम के बंटवारा को आवश्यक मानता पढ़ा लिखा लोग ही। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा किसका रूप है? श्रम विभाजन का। तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? जाति प्रथा। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है? जाति प्रथा। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस स्तर का संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ। किसका रूप लिया हुआ है? तो परीक्षा पूछेगा कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? श्रम विभाजन का। क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर ही कामों को क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है। जाति प्रथा है, श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? श्रमिक विभाजन का। श्रमिक यानी लोगों के बंटवारा का। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में यानी सब मतलब पढ़ा लिखा ज्ञानी
सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करता, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की ऊंच नीच का करार भी देता है। जाति प्रथा जो है श्रमिक विभाजन काम का बंटवारा ही नहीं करता, बल्कि यह ऊंच नीच का भुआ खेम भी ला देता है, खेमा भी ला देता है, पैदा कर देता है, जो विश्व के अन्य समाज में, विश्व के अन्य देशों में ऐसा स्थिति नहीं है। पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। तू काहे से लेट सेल हो? चलो पैराग्राफ चेंज। जातीय प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, जातीय प्रथा को यदि जातीय प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि के आधार पर नहीं है। क्या कह रहा है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यानी जाति के बंटवारा के आधार पर श्रम विभाजन, काम के बंटवारा को मान लिया जाए, तो यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि के आधार पर नहीं है। रुचि के आधार पर चाहता है सभी लोग कि हम यही काम करें, वो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा, वो भी चाहेगा कि हम नौकरी करें, या कोई भी वर्ग उसमें जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो अच्छा से काम कर पाएगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लोगों को वो रुचि के आधार पर काम को क्या करना चाहिए, बंटवारा करना चाहिए। रुचि के आधार पर कोई भी वर्ग को करने की आजादी होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता की सीमा तक विकसित करें, जिससे वो अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। यानी पेशा यानी काम करने का अधिकार में स्वतंत्रता देना चाहिए। ये नहीं कि जिस कास्ट में या जिस जाति में जन्म हुआ है वही काम वह करे, नहीं, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना चाहिए। वह कोई भी वर्ग को कोई भी कार्य में अपना पूर्ण लगन से, मेहनत से करे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनके निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भाधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि ई कास्ट में जन्म हुआ है तो यही काम करेगा। तो गर्भाधारण में ही, जब बेबी पेट में ही रहता है तभी उसका काम का बंटवारा हो जाता है कि आने वाला इसका भविष्य कौन सा काम से गुजरेगा। ये गलत है, यह विडंबना है। चलिए पैराग्राफ चेंज। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारित ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। पेशे में क्या करता है, अंडरलाइन के लिए यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए कि जाति प्रथा पेशा मतलब काम, पेशा मतलब यानी कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण मतलब खराब, पूर्व निर्धारण ही नहीं करता। यानी कि जाति प्रथा पेशे यानी काम करने का पूर्व मतलब पहले निर्धारित नहीं करता, बल्कि एक मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में क्या कर देता है, बांध देता है। ये कास्ट में जन्म हुआ है तो यही काम करेगा, यही काम करेगा। गर्भाधारण में ही उसका पेशा मतलब काम यानी वर्क का बंटवारा हो जाता है कि ये बच्चा आने वाला भविष्य में यही काम से करेगा। तो पूरे जीवन भर वह पूरा उस पेशा में बांध देता है, उस पेशा में क्या कर देता है, पूर्व निर्धारण ही कर देता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, उसे गलत लगे, उस बच्चा आएगा पृथ्वी पर तो गलत लगेगा, लेकिन वह वही काम में करेगा तो अच्छा कर सकेगा। उस काम को उस बच्चा को काम करने में मजा नहीं लगेगा, 100% दे पाएगा, काम कर पाएगा, अच्छा से नहीं कर पाएगा। तो वह भले ही वह पेशा अनुपयुक्त है, उस बच्चे को यह काम करने में अनुपयुक्त हो, अच्छा ना लगे या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, वह भूखा भी मर सकता है। बताइए, अच्छा लगेगा तब न करेगा, अच्छा लगेगा तब न करेगा।
अब बताइए वो काम में नहीं, मान लो वर्क भी नहीं मिल रहा है तो बताइए, और दूसरा काम भी नहीं कर सकता, दूसरा काम कर सकता है तो भूखे क्या हो जाएगा। समाज के और आर्थिक कारण, समाज के दबाव कारण कि अगर हम ये काम करेंगे तो समाज ये कहेगा, तो समाज का ही प्रभाव है, समाज की गलत कुरीतियां कारण नहीं कहेगा। आधुनिक युग में, इस युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। पेशा बदल सकता है लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जाति के आधार पर काम करेगा, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा रह सकता है? नहीं रह सकता, मर जाएगा बेचारा, क्योंकि ऐसा समाज के द्वारा ही प्रभाव ऐसा पेशा कर दिया गया है, वो कास्ट में तो वही काम करेगा। बेचारा सोचेगा कि हम इस वर्ग में जाए लेकिन समाज के ये आर्थिक कारण नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की ऐसी जाति प्रथा है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म में जन्म लिए थे लेकिन वो बोले थे हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं लेकिन हिंदू धर्म में हम नहीं मरेंगे, क्योंकि इसमें वो सबसे विषमता है, सबसे खराब हिंदू धर्म है। इतना जातिवाद, इतना लन्निस फन्निस वर्ग है, नहीं कर सकते हैं, इसलिए लास्ट तक अंत तक हुआ बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और बौद्ध धर्म को उस समय जब अपनाए थे तो उसमें लाखों करोड़ों लोग अपनाए थे, उस समय जब शपथ लिए थे तब बौद्ध धर्म को। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ साथ कई लोग हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं लेकिन हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, कोई लन्निस फन्निस नहीं वर्ग। हिंदू धर्म में इतना लन्निस फन्निस काम है कि बताइए क्या है, कुछ बता ही नहीं सकते हैं। आगे सुनिए, इतना विषमता है हिंदू धर्म में, कुरीतियां है, कार्य कर रहे हैं। देखिए आगे हुआ, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति ही नहीं देता है। और देखो ये भी हिंदू धर्म की बात है जो लेसन पढ़ रहे हैं, और कोई अथी में बताइए मुस्लिम में है? ईसाई में है? अरे हम सब में जाति पूछेगा ना, अच्छा कौन जात है? हिंदू बोलेगा कौची हाँ बताओ, चमार हाँ, दुसाध हाँ, कुर्मी हाँ, पंडित हाँ, ऐसे करके पूछेगा। लेकिन उसको देखा मुस्लिम है बस उतना तक सीमित हो गया। अब जब हिंदू धर्म को विश्वास करेगा, बोलो तो हम हिंदू ही हो, हिंदू में कौन चीज है, ऐसे करके पूछेगा, तो कितना स्थिति खराब है। हिंदू धर्म में यादव है कि कौन चीज है, पूरा गहराई में जा करके पूछेगा, तो बताइए खराब। अब मुस्लिम है बस खत्म, मुस्लिम है उसमें गहराई जा करके, या जो भी ईसाई है तो ईसाई है, उसमें जा गहराई से पूछता है, बस हो गया। लेकिन खाली हिंदुओं में पूछेगा, हिंदू में कौन हिंदू है? हिंदुओं में बंटवारा होने, हिंदू में कोई राम जी के मान रहा है, कोई गणेश जी के मान, गणेश जी के पूजा, बताओ भगवानों को बांट दिया है, कोई शंकर जी के पूज रहा है, कोई बृहस्पति को, कोई शनिचरे खाली पूज रहा है, कोई शंकरे जी खाली पूज रहा है, हनुमान जी पर गोसाल है, हनुमान जी पर भाला भोकले है, कोई दुर्गा जी को पूछ रहा है, लक्ष्मी जी के धरैले है, तो भगवान में भी बंटवारा कर दिया है। हिंदू धर्म में खाली नहीं है ऐसे, शंकर जी को मान रहा, दुर्गा जी के फेंकले है उठा के, काली जी के फेंकले है, गणेश जी को उठा के फेंकले है, तो वो भगवानों के यहाँ पर हिंदू धर्म में बंटवारा होने।
चलिए आगे देखिए, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा यानी ऐसा काम चुनने की अनुमति नहीं देता है जिसका पैतृक पेशा यानी जो पिता काम किया है, जो उसका पूर्वज काम किया है, आने वाला जनरेशन यानी उनका बेटा या बेटी वही काम करेगा। पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें पारंगत हो या ना हो, पारंगत हो या नहीं, लेकिन वही काम करना पड़ेगा उसको। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और क्या है, प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, जाति प्रथा। जाति भारत में बेरोजगारी का बेचारा चाहता कि हम वो काम करेंगे, लेकिन समाज के दबाव कारण, समाज के प्रेशर कारण अपने वर्ग को अपने इंटरेस्ट के आधार पर वह काम को नहीं कर पाता है। इसके पीछे यही है ना। तो चलिए, बेरोजगार बनकर घूम जाता है, भूखे प्यासे मर जाता है। चलिए पैराग्राफ चेंज आगे हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर और दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तित्व भावना तथा व्यक्तित्व रुचि का इसे कोई स्थान अथवा महत्व नहीं देता है। आप रुचि, कौन रुचि है, किसमें रुचि, कोई नहीं, जे जाति में, जे कास्ट में जन्म हुआ वही वर्क करना पड़ेगा। इस आधार पर हम पाते हैं, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या ही नहीं, जितना कि बहुत से लोग निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। अरे बउआ, इतना गरीबी है, इतना उत्पीड़न है, किसके कारण है, तो जाति प्रथा कारण है। अरे उसे इंटरेस्ट रहेगा दूसरा काम करने में तो कर सकता है ना, वो और अच्छा कर सकता है उस फील्ड में, लेकिन ऐसा वो जाति प्रथा कारण वो काम करने नहीं देता है। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य के दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने के लिए तैयार। बताइए वो काम नहीं है, वो काम इंटरेस्ट नहीं, तो बताइए अच्छा से वर्क कर पाएगा, टालू काम करेगा। जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा उसमें बताइए बेचारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, अच्छा से काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। अब आप सभी को हम कहेंगे पुलिस जबरदस्ती बन जाओ और उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बताइए अच्छा से वर्क कर पाएंगे? है? किसी को डॉक्टर बनना है और उन घर पापा एकदम डायरेक्ट टीचर में भेज रहे हैं, टीचर बनाना, अच्छा से पढ़ा पाएगा? पढ़ा पाएगा? तो माता पिता को ऐसा नहीं चाहिए, जिस बच्चा में इंटरेस्ट है जैसा उसके आधार पर उनको वर्क करना। पेशा की बात कर रहे हैं, पढ़ाई थोड़े बोल रहे हैं। मनुष्य को दुर्भावना से ग्रसित रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को न दिल लगता है और न दिमाग लगेगा, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। आर्थिक मतलब काम करना ना, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। परीक्षा पूछेगा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है। हानिकारक आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक प्रथा है, हानिकारक प्रथा है। क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। निष्क्रिय मतलब उसे समाप्त कर देता है। पैराग्राफ चेंज। अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे कि आखिर आप कैसा समाज चाहते हैं। आखिर डॉक्टर अम्बेडकर से, चलो क्या हल्ला करा,
आखिर ये आप ये निबंध लिखे तो आप ही बताइए कि कैसा आप समाज चाहते हैं। तो बताते हैं कि फिर से समझिए पैराग्राफ चेंज। अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलुओं को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ही प्रश्न चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो बताइए आपके अनुसार समाज कैसा होना चाहिए। तो बताते हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज होना चाहिए। कैसा समाज होना चाहिए? आदर्श समाज, जिसमें स्वतंत्रता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कैसा समाज होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाईचारा हो। आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा आधारित होना चाहिए। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व और भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोरों तक संचालित हो। एक ऊंचे वर्ग से लेकर के तब के गरीब तब के मतलब गरीब घर तक वह जितना भी अगर चेंजेस हो, कोई भी परिवर्तन हो तो अंतिम छोर तक हो, शुरू से लेकर के अंतिम छोर तक, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविधा हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवादा संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य है कि हमारा समाज दूध और पानी के मिश्रण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण होना चाहिए। दूध और पानी के यानी हमारा आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र भी है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज की सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो ये चैप्टर द एंड हो गया। कितना हुआ टाइम? 6:30। तो ये आपका चैप्टर क्या हो गया? द एंड। हम पूछताछ करते हैं ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ला तो ऑब्जेक्टिव बन। चलिए सब किताब बंद कीजिए, हम पूछेंगे पूरा। पहला क्वेश्चन, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? किसे बाबा साहब नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किनकी रचना है? भू और सुद्राज किनकी रचना है? भू और सुद्राज किनकी रचना है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि कार्य कुशलता के, हाँ, रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण। रुचि के आधार पर जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो रुचि के आधार पर सभी को काम मिल रहा है, तो रुचि पर आधारित नहीं होने कारण। रुचि के आधार पर श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पुस्तकों कमी नहीं है। आज के समय जातिवाद के पुस्तकों कमी है, तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, कमी है। यही ना था कि जातिवाद के आज के समय में बढ़ावा देने वाले लोगों में कमी नहीं है। यह विडंबना की बात है। कैसी बात है? आगे
लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या हो, भाईचारा हो। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाईचारा होना चाहिए। अगला, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, किसको मानते हैं? तो आज बेरोजगारी है, वो अब बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा। बेचारा उसका मेन टेस्ट नहीं है तो वो टालू काम करेगा तो अच्छा से कर पाएगा। तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अगला, लेखक की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दूध और पानी का विषय, दूध और पानी को मिला दीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमारा समाज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसमें ऊंच नीच का खेमा नहीं होना चाहिए, सभी को समान अधिकार, हक और अधिकार होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो लेखक अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। सब समाज की आवश्यकता क्या है। सब समाज क्या कहता है, श्रम विभाजन चाहता है कि नहीं। पढ़े लिखे लोग ही चाहता है कि श्रम का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, काम का क्या हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है, पढ़े लिखे लोग ही चाहते हैं। तो वह सब समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन, श्रम सब समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। अगला, निम्नलिखित में रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है, बताइए। ऑप्शन है द कास्टस इंडिया के लेखक, द अनटचेबल्स यू आर दे के लेखक, द अनटचेबल्स यू आर दे के लेखक, हु आर सिद्धराज के लेखक, इनमें से सभी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, आधुनिक सब समाज को श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों मानता है। और देखो, आधुनिक आज के समय में श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, आधुनिक समय में, आज के समय में सब समाज यानी पढ़े लिखे लोग श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित यंत्र से, तो किस भाषण से, किससे लिया गया था, जो लिया गया किससे लिया गया है, कास्ट से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित यंत्र से, हिंदी अथवा जाति का बंटवारा, आगे, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध कबीर और अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए 3 प्रेरक व्यक्ति कौन थे, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फुले। अगला, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, 1900, लेकिन भाषण देने दिया, स्थगित कर दिया गया। तो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, 1936 ईस्वी में, 1900। अच्छा, श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है, श्रम विभाजन जाति प्रथा एक प्रकार का क्या है। अगला, अंबेडकर के भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है, ललाई से। अम्बेडकर के भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, अम्बेडकर का भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है। अगला, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ, दलित परिवार। अगला, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है,
जातिवाद में ना, किस बात में? लेखक इसमें कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? जाति जाति जाति। डॉक्टर अम्बेडकर की माता जी का नाम भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर की माता जी का नाम और पत्नी का नाम रमाबाई। पिताजी का नाम रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। रामजी। पिताजी का नाम रामजी सकपाल। माता जी का नाम भीमाबाई और पत्नी का नाम रमाबाई। पत्नी का नाम रमाबाई। पत्नी का नाम, माता जी का नाम, पिताजी का नाम रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। अगला, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? तो 1900 कब? 16 ईस्वी में। 1916 ईस्वी। 1900 नहीं आया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? अब इधर आज हिस्ट्री में लखनऊ समझौता, रंपा विद्रोह 1900। चलिए अगला, द कास्टस श्रेणी अध्ययन मैकेनिज्म के लेखक कौन है? कास्टस श्रेणी अध्ययन मैकेनिज्म के लेखक हमारा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? हमारा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? अगला क्वेश्चन, पेशे का, पेशा, पेशा काम करने का दोषपूर्ण, दोष मतलब गलत, पूर्ण मतलब पहले, पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, पूर्ण मतलब पहले निर्धारित कौन कर देता है? कौन कर देता है? अरे पेशा पहला ही कौन चुन देता है? जाति प्रथा। जाति। पेशे का दोषपूर्ण, पूर्व मतलब पहले कौन निर्धारित कर देता है? जब बच्चा गर्भावस्था में रहता है तब ही कह देता है, इसका भविष्य चुना चल जाता है कि वो ये आने वाला समय ये काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रमुख और जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और था ना, प्रमुख और जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। अगला, मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। नहीं आता। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? अगला, डॉक्टर अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ? 1956 ईस्वी दिल्ली में। 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी। डॉक्टर अम्बेडकर का निधन कब हुआ? दिसंबर 1956 ईस्वी। 6 दिसंबर हाँ दिसंबर 1956 ईस्वी। दिसंबर 1900। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1800। 14 अप्रैल 1800। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? अगला, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत नहीं आया था। बहिष्कृत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत। बहिष्कृत। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव रामजी। डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर अगला, डॉक्टर अम्बेडकर का बाद में हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर अम्बेडकर का बाद में हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? कितने खंडों में? 21 खंडों में। अगला, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? किसको मानता है? श्रम विभाजन को। श्रम विभाजन ना, किसको विभाजन मानता है?
श्रम विभाजन को, श्रम आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का नाम रामजी सतपाल, माताजी का नाम भीमाबाई, पत्नी का नाम रमाबाई। चलिए अगला, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका लिया हुआ? श्रमिक विभाजन का। कामों का बंटवारा कर दिया है ना, तो किसका रूप लिया हुआ है? श्रमिक विभाजन का। श्रमिक जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? श्रमिक विभाजन का। श्रमिक तू सबके बोल रहा अच्छा से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किसको माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? अगला, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए? बड़ौदा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु न्यूयॉर्क गए? अगला, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। अच्छा नहीं, बीच में भरने वाला दे ले। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा। अगला, सच्चे लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है? भाईचारा। सच्चा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए? भाईचारा। तो सच्चा लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है? सच्चा लोकतंत्र का अभिप्राय क्या है? अगला, श्रम विभाजन। अगला, बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक है, तो बताइए। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक, बुद्धा एंड धम्मा के लेखक। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ललाइसी यादव। ललाइसी। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? विडंबना का अर्थ क्या है? उपहार। विडंबना का अर्थ क्या है? लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आया था कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस